वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। इससे पहले वाले टेस्ट में हमने प्रैक्टिस की थी इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर, और इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 526 मॉडर्न हिस्ट्री का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया। ऑप्शन नंबर सी है इसका उत्तर। तो रोलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए थे। पारित होने के उपरांत इन विधेयकों को रोलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना गया। देखिए, भारतीय नेताओं द्वारा कड़ाई से जो है इसका विरोध करने के बाद रोलेट एक्ट विधेयक लागू कर दिया गया। फिर भी इस विधेयक में की गई व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास ये अधिकार सुरक्षित था कि वह किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चला सकते थे, और इस प्रकार अपने इस अधिकार के साथ अंग्रेज सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। रोलेट एक्ट लाने का प्रयोजन लक्ष्य क्या था? क्यों लाए थे अंग्रेज इसको? राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना चाहते थे वो। ठीक है। तो देखिए, 1910 के दशक में यूरोप के अधिकतर देशों में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई, और ब्रिटेन की जीत हासिल कर लेने के बाद ब्रिटेन ने यानी अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने 1918 में युद्ध समाप्त होने के बाद देश में उनके खिलाफ क्रांतिकारियों द्वारा की जा रही गतिविधियों एवं आंदोलनों को दबाने के लिए रोलेट एक्ट कानून लाने का फैसला किया, ताकि कोई भी भारतीय ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ न उठा सके। देखिए, हालांकि ब्रिटिश सरकार का इस एक्ट को लागू करने का उद्देश्य देश में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त कर देश में शांति लाना था। जो क्रांतिकारी गतिविधियां भारतीय लोग कर रहे थे उनको वो आतंकवादी गतिविधियां कह रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होने वाला पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, और यह अधिकतर शहरों तक ही सीमित था। सत्याग्रह सभाएं रोलेट सत्याग्रह के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के लिए स्थापित की गई थी। उपरोक्त सभी सही हैं। सभी तो सही नहीं हो सकते, क्योंकि पहला तो था ही नहीं, इससे पहले भी हो गए थे। ठीक है, सी ही सही है इसका केवल। तो 1919 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा पास किए गए रोलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आंदोलन किया। इस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कि मौलिक अधिकार में कटौती की, और पुलिस की शक्तियों को और अधिक मजबूती प्रदान की। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य लोगों ने अनुभव किया कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता को सीमित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अधिनियम की क्रूर एवं अत्याचारी के रूप में आलोचना की। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसने रोलेट एक्ट का विरोध किया था? पहला ऑप्शन है कांग्रेस, मतलब पहला स्टेटमेंट है कांग्रेस, दूसरा है मुस्लिम लीग। ठीक है, तो दोनों ने विरोध किया था, इसलिए दोनों उत्तर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। अब देखिए, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक दिवस के रूप में मनाने के लिए लोगों से कहा, और आंदोलन को शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं की भी स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, अब डेट तो आपको पता चल गई होगी, 1919 में, ऑप्शन नंबर बी। तो रोलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा गया, और इसके साथ ही इसे काला अधिनियम, आतंकवाद अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जलियांवाला बाग कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर तो पता ही होगा, 1919, 13 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग
में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो उत्तर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा, सी आर दास। तो 1 जनवरी 1923 को परिवर्तनवादियों का नेतृत्व करते हुए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 1 वर्ष में स्वराज्य का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया? दांडी मार्च के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय या फिर असहयोग आंदोलन के समय? अगर इनकी सन पूछी जाए तो लगा दोगे आप। दांडी मार्च 1930, असहयोग आंदोलन 1920-22 का है ये, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है और गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, यानी 1931 की डेट होगी, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32 में। इसका उत्तर भी है असहयोग आंदोलन के समय। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था तथा 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से 1920 में कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, देखिए 1920 में कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था किसने? बताइए। सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था, यह पूछना चाह रहा है यह प्रश्न। एनी बेसेंट, बीसी पाल, सी आर दास या मदन मोहन मालवीय? सी आर दास मतलब चित्तरंजन दास। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका सी आर दास ने विरोध किया था। सितंबर आता है 1920 का। नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई और इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सी आर दास ने ही प्रस्तावित किया था। तो उत्तर क्या है? सी आर दास यानी चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान निम्नलिखित में से कब किया था? 1946 को किया था, लेकिन 46 को कब? अगस्त में किया था। भारत की आज़ादी वाले दिन के एक दिन बाद, इस तरह से याद कर सकते हो आप। और सन है 1 साल पहले की, यानी 16, जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, तो यहाँ से 1 साल माइनस कर दीजिए, यहाँ से 1 दिन प्लस कर दीजिए। मतलब एक याद करने का तरीका है। 16 अगस्त 1946। तो कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। इस दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी हिंसा फैल गई थी। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने या इसमें अलग पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर दी थी। इसमें सुझाव दिया गया था कि भारत को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। तो संगठित की बात कर रहा था ये, अलग स्वतंत्रता मतलब स्वीकार नहीं किया था, गलत है, नकार दिया था, अस्वीकार कर दिया था। तो दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग का औचित्य समझने तथा स्वतंत्रता के लिए एक सही राजनीतिक व्यवस्था सुझाने के लिए 3 सदस्यीय मिशन भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि भारत अविभाजित रहे। अविभाजित मतलब विभाजन नहीं होगा उसका, और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित, ठीक है, संगठित किया जाए। तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। प्रश्न क्रमांक संख्या 11 पर आ जाइए। खान अब्दुल गफ्फार खान से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है।
इन्हें बादशाह खां के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी इन्होंने। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। बादशाह खान के नाम से जाना जाता है इनको। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे ये, और उनके प्रांतों के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, देखिए बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने मित्रों का भी विरोध किया था। 12वां प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल है। मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्यों के निर्माण पर बल दिया था? 1930। तो पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने शुरू की थी। अलग से पूछ लिया जाता है प्रश्न, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया था। 13वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास करके पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? कब की थी इन्होंने? 1940 में की थी। तो 23 मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करके मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, जिसमें कहा गया था कि भौगोलिक दृष्टि से लगी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में स्पष्ट किया जाए, जिन्हें बनाने में ज़रूरत के हिसाब से क्षेत्रों का फिर से ऐसा समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों को एकत्रित करके स्वराज्य बना दिया जाए, जिनमें शामिल इकाइयां स्वाधीन और स्वायत्त होंगी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। बेबल योजना कब प्रस्तुत की गई बताइए? बेबल योजना प्रस्तुत की गई थी 1945 में, 1945, जून 1945, 14 जून 1945। तो बेबल योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई थी। देखिए सन 1945 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में गतिरोध उत्पन्न हो गया। इसके दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड वेबल ने 14 जून को एक योजना प्रस्तावित की, जिसको कहा जाता है बेबल योजना। बेबल योजना में कौन कौन से प्रावधान थे? कुछ प्रावधान देख लीजिए, ये भी पूछ लेते हैं स्टेटमेंट बनाकर। देखिए, केंद्र में नई कार्यकारी परिषद का गठन करना, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सारे सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे। रक्षा को छोड़कर अन्य सभी विभाग भारतीय सदस्यों के नियंत्रण में रहेंगे। कुछ प्रावधान थे इस तरह के। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना से हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण हुआ इसी योजना से, यानी बेबल योजना से। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के विभाजन का कारण बनी, उसका उत्तर है माउंटबेटन योजना। और भारत की स्वतंत्रता का कारण बनी, उसका भी उत्तर है माउंटबेटन योजना। तो भारतीय संविधान का निर्माण बेबल योजना से प्रारंभ हुआ, जिसमें श्री VN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करके संविधान निर्माण का कार्य जो है वो प्रारंभ किया। और यह प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जून 1947 को पारित कर दिया था। कब? 22 जून 1947। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बेबल योजना, लॉर्ड बेबल, श्री BN राव को संविधान सभा ने संवैधानिक सलाहकार का पद दिया, ये भी याद रखिए। तो 15 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। टेस्ट पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने सहपाठियों में इस वीडियो को भी शेयर करके ठीक है उनकी हेल्प कर सकते हो। धन्यवाद।